नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं राजद्रोह कानून, साथ ही साथ मॉब लिंचिंग और इसके अलावा जो नाबालिग हैं उनके साथ रेप से संबंधित जो कानून हैं उन कानूनों को ख़त्म करने या उनके प्रावधानों में परिवर्तन करने से संबंधित एक प्रारूप पेश किया गया है। मानसून सत्र में ये प्रारूप पेश किया गया हमारे गृह मंत्री की तरफ से, और ये कहा गया है कि इसमें बदलाव किया जाएगा क्योंकि यह जो कानून है इसके अधिकांश प्रावधान या पूर्णतः कानून यह ब्रिटिश कालीन है और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आज के संदर्भ में आज की घटनाओं के हिसाब से या बढ़ते अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से वह ठीक नहीं है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि दरअसल ये जो बदलाव किया जा रहा है ये बदलाव इसलिए नहीं किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को दंडित करना है, बल्कि ये सुधार के लिए बदलाव किया जा रहा है। दरअसल एक ब्रिटिश जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये कहा था कि किसी व्यक्ति को सज़ा देते समय कि आपको इसलिए दंडित नहीं किया जा रहा है कि आपने भेड़ चुराया है, बल्कि आपको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि आगे भेड़ की चोरी न हो। दरअसल इसी से संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान में रख करके ये प्रावधान लाया गया है और ये बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ खास बातें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। राजद्रोह कानून होगा खत्म, मॉब लिंचिंग और रेप पर होगी फांसी की सजा या फांसी, इससे संबंधित ये प्रावधान किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है, उसको दे देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से लेकर के 18 अगस्त तक यहाँ जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लाइव कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पेन ड्राइव और डीएलपी प्रोग्राम, इन सभी प्रोग्राम पर 50% की छूट दी जा रही है संस्कृति आईएएस की तरफ से। इसमें कौन कौन से कोर्स शामिल हैं जिसका लाभ छूट के रूप में लिया जा सकता है? तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, यूपीएससी प्रीलिम्स कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, साथ ही साथ वैकल्पिक विषय जिसमें इतिहास और भूगोल दोनों शामिल है, ये आप छूट पर ले सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृति आईएएस की तरफ से ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है कि अगर आप एक बार देने में सक्षम नहीं हैं या किसी तरह की समस्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, तो आप इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह 13 से लेकर के 18 अगस्त तक वैलिड है, उसके बाद इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ बातें यहाँ पर कही गई है। तो सेंटर टू ओवरहॉल ब्रिटिश एरा आईपीसी और सीआरपीसी जो है उसके साथ साथ एविडेंस एक्ट है उसमें बदलाव करने से संबंधित एक विधेयक लेकर के आई है। तो सरकार जो विधेयक लेकर के आई है, अर्थात हमारे गृह मंत्री ने मानसून सत्र के अंतिम दिन में इस बात को लेकर के चर्चा किया और कहा कि हम ये बदलाव करने वाले हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो जैसा कि मैंने कहा कि गृह मंत्री ने विधेयक पेश किया है। विधेयक का मतलब यह है कि वह कानूनी प्रारूप होता है जिसे अंतिम रूप से संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वह कानून का रूप लेता है। तो यह एक कानूनी प्रारूप है, आप ये कह सकते हैं। विधेयक की बात की जा रही है। संबंधित किससे है? तो 3 कानूनों के अलावा अन्य जो कानून है उससे संबंधित है। यह भारतीय दंड संहिता, जिसे आप संक्षेप में आईपीसी कहते हैं, इसमें बदलाव से संबंधित है। और इसमें क्या बदलाव किया जाएगा? तो सजा से संबंधित बदलाव किए जाएंगे ताकि जो अपराध हो रहे हैं इस तरह के, उन अपराधों को रोका जा सके। साथ ही साथ जो ब्रिटिश कालीन आईपीसी है उन धाराओं में परिवर्तन लाया जा सके। मुख्य बिंदु ये है कि निम्न कानूनों से ये संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है कि देशद्रोह कानून समाप्त करने से, यहाँ पर राजद्रोह होगा, यहाँ पर राजद्रोह की बात की जा रही है। राजद्रोह कानून समाप्त करना है। मॉब लिंचिंग से संबंधित जो घटनाएं हैं उसमें सजा का प्रावधान करना है। साथ ही साथ जो नाबालिग के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं को रोका जा सके। ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इसमें जो अभी सज़ा है, कुछ कानून ऐसे हैं जैसे मॉब लिंचिंग से संबंधित अभी डेडिकेटेड कोई कानून नहीं है उस तरह का जिसमें सज़ा दिया जा सके। और यह भी कहा जाता है कि अगर भीड़ के द्वारा कोई हिंसा की गई है तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और कई बार इसी का लाभ उठा करके किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म या किसी लिंग विशेष के प्रति अपराध होता है, अपराध किया जाता है। और चूंकि भीड़ को सज़ा देना मुश्किल होता है तो वो व्यक्ति
बच भी जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि जो हम देशद्रोह की बात कर रहे हैं, देशद्रोह और राजद्रोह, इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं इनको समझ लेते हैं। अधिनियमित की बात करें तो इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में इसे अधिनियमित किया गया था। विचार क्या था? तो जो सरकार के प्रति गलत राय रखते हैं या राजशाही के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, उनको रोकना था। और ऐसा माना गया जो सकारात्मक सरकार या राजशाही के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हीं की विचारों को वरीयता दिया जाना चाहिए। इसका मसौदा यह 1837 में थॉमस मैकाले लेकर के आए थे। ब्रिटिश ये व्यक्ति थे, इतिहासकार। आईपीसी में इसे शामिल किया गया था 1860 में जब आईपीसी आया, और इसमें यह भी कहा गया कि राजद्रोह कानून की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस कानून के तहत यहाँ पर आईपीसी की धारा 124A के तहत इसे अपराध माना गया है। अब अपराध क्यों माना गया है, किन आधारों पर माना गया है, इसको समझ लेते हैं। तो राजद्रोह कानूनी तौर पर यह स्थापित सरकार के प्रति, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है और उसके खिलाफ अगर कुछ ऐसा आप करते हैं जिससे घृणा उत्पन्न हो सकता है, अवमानना उत्पन्न हो सकता है, या उत्तेजना पैदा करने वाली कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो इसमें वर्णित है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वह राजद्रोह माना जाएगा। ध्यान रखना है, राजद्रोह कहा गया है। अब इसमें माध्यम क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप मौखिक रूप से कुछ प्रस्तुत करते हैं, लिखित रूप में आप कुछ ऐसा संकेत देते हैं, या संकेतों या दृश्यों के माध्यम से जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है, जिसका जनता ने चुनाव किया है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार निर्वाचित हुई है और शासन कर रही है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर ये कुछ एक्टिविटीज़ देखी जाएगी तो उस आधार पर राजद्रोह का कोई व्यक्ति भागी माना जाएगा और इससे संबंधित जो दंड के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि यह जो अपराध है गैर जमानती अपराध है, अर्थात इसमें जमानत नहीं मिलती है, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। और इसमें सजा का प्रावधान यह है कि 3 वर्ष से लेकर के उम्र कैद और जुर्माना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो 3 वर्ष की सज़ा होगी और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी नौकरी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उससे उसे वंचित कर दिया जाएगा और उसे भारत में बिना पासपोर्ट के ही रहना पड़ेगा, अर्थात उसको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार उसे जब बुलाया जाएगा तो न्यायालय में उसकी पेशी होगी, न्यायालय में उसे जाना पड़ेगा, अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। साथ ही जब हम बात कर रहे हैं देशद्रोह की, तो इसका उल्लेख आईपीसी की धारा, आप ऐसे कह सकते हैं, ये किससे संबंधित है, संबंधित की बात कर रहा हूं, 121 में। गतिविधि क्या है? तो इसमें हिंसक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, अर्थात यहां पर कहा गया है कि सरकार के खिलाफ युद्ध में शामिल होना। अब सरकार, यहां पर हिंसक गतिविधि की बात की जा रही है, वहां पर सांकेतिक बातें कही गई हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, जैसे यहाँ दोनों में भेद आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मौखिक रूप से आप कुछ ऐसा प्रस्तुत करते हैं, लिखित रूप में या संकेत या दृश्य के माध्यम से करते हैं, तो आप राजद्रोह के भागी माने जाएंगे, अर्थात दोषी माने जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी हिंसक गतिविधि कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर जो शत्रु देश है, यहाँ पर शत्रु देश, आप उससे जाकर के मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में, या आतंकवाद की गतिविधियां हैं, इसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि इसके लिए उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। बदलाव करने की बात की गई है कि राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया जाएगा, जो नया प्रस्तावित कानून है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसमें मॉब लिंचिंग से संबंधित जो कानून है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो क्या होता है मॉब लिंचिंग, अब इसको देख लेते हैं। मॉब लिंचिंग और उसमें जो कानून है उसकी बात की जा रही है कि उससे संबंधित क्या बदलाव किए जाएंगे। तो अगर कोई भीड़ किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति, धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग, उसको लेकर के पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जैसे मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति या भीड़, ये मान ले 5 से अधिक व्यक्ति हों, और वो मान ले कि ये व्यक्ति बच्चा चोर ही हो सकता है, या यह व्यक्ति इस गलत कार्य में शामिल है पहले से ही, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और फिर उस पर अटैक किया जाए
और उसको अपना पक्ष रखने का मौका न दिया जाए, और जब इस तरह से भीड़ किसी व्यक्ति को मार देती है तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर समझना ये है कि एक प्रकार का हत्या है, एक समूह या नस्ल के खिलाफ हो सकती है, जाति या समुदाय के खिलाफ हो सकता है, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भी कहा जा सकता है, भाषा के आधार पर, व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर कि मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अमुक व्यक्ति ऐसा ही होगा, इस धर्म को मानने वाले व्यक्ति खराब ही होते हैं, या इस जाति से संबंधित व्यक्ति खराब ही होते हैं। तो इस आधार पर अगर हत्या किया जाए या उसकी भीड़ द्वारा हत्या किया जाए तो उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब इसके आधार क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि कोई व्यक्ति जातिगत भावना से ग्रसित हो, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कि मैं उच्च जाति का, निम्न जाति का, इस तरह की भावना। संप्रदाय के आधार पर, धार्मिक संप्रदाय के आधार पर हो, या भीड़ ने किसी महिला को ये मान लिया कि यह डायन है और उसके आधार पर उस महिला को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पहले ही मान लिया गया कि यह बच्चा चोर है और उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह की घटनाएं या क्षेत्र विशेष के आधार पर भी घटनाएं देखी जा सकती हैं। तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि जो सभी सदस्य हैं, अर्थात भीड़ में जितने लोग शामिल हैं मॉब लिंचिंग में, उन सभी को मौत या कारावास की सजा दी जाएगी, जो नया बदलाव होगा उसके द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भारत में मॉब लिंचिंग का कारण क्या है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, सबसे पहले ये राज्य की विफलता है। राज्य की विफलता का मतलब यह है कि शासन प्रशासन को मेंटेन करने का काम राज्य का है, और राज्य इस तरह की घटनाओं को रोकने में असफल है, अर्थात यह राज्य विफल हो रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है असहिष्णुता, अर्थात सहिष्णुता की बात यहाँ पर उसका उल्टा शब्द है। असहिष्णुता में वृद्धि हो रही है, अर्थात सहिष्णुता में कमी आ रही है। एक व्यक्ति, एक धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति जो सहिष्णु व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, और इस वजह से असहिष्णुता में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने का मतलब यह भी है कि धीरे धीरे एक मनोभाव तैयार हो जाता है एक विशेष व्यक्ति के प्रति, वर्ग के प्रति, समुदाय के प्रति, और फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो भटके हुए युवा हैं, अब भटके हुए युवा का मतलब सीधा सीधा सा यह है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में देखा जाता था, जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, उनको बहला फुसला करके, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो युवा है उसको बहला फुसला करके कि इस तरह की घटना करना है, या उन्हें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे करके कि करवाया जा सकता है, तो उन्हें भटके हुए युवा कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यह भी संदेह के दायरे में है। दंड से मुक्ति का अभाव, अर्थात बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं, उस पर दोष लगा है, पहले ये समझ लेते हैं। अर्थात उस पर आरोप लगाया गया है कि यह व्यक्ति ये अपराध किया है, और फिर लोगों में यह सामान्य मनोभाव उत्पन्न हो गया है, या सामान्य धारणा बन गई है कि ये व्यक्ति जाएगा, इसके पास पैसा है या जो कुछ भी है, इसके पास पावर है, ये जाएगा तो ये कोर्ट से बरी हो ही जाएगा, कोर्ट में कुछ भी इसका नहीं होने वाला, अर्थात यह सजा से मुक्त हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थितियां होंगी तो जनता के मन में, या जो लोग होते हैं उनके मन में त्वरित न्याय या खुद से न्याय देने की भावना उत्पन्न हो जाती है, और उनको ये लगता है कि इससे पहले कि वो व्यक्ति बरी हो जाए और कानूनी प्रक्रिया लंबी चले, हम सजा खुद दे दें, और इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। सोशल मीडिया में फर्जी खबरें भी देखी जाती हैं, जैसे बच्चा चोर, या इस तरह की लगातार घटनाएं हमने देखा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की घटनाएं देखी गई हैं, और बताया ये गया है कि ये व्यक्ति बच्चा चोरी करने आया था, और यही कह करके फिर उन्हें भीड़ द्वारा मार दिया गया। बाद में पता चला, या पता चल करके भी क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, उससे एक मनोभाव तैयार हो जा रहा है, और वह मनोभाव इस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, अर्थात इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। तो इससे संबंधित जो बातें थी वो हमने देख लिया। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस तरह की घटनाओं के क्या प्रभाव हो सकते हैं।
तो सबसे पहले शांति की हानि होती है, अर्थात जो शांति बहाली समाज में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भंग हो रहा है। दूसरी बात, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति या जिस समुदाय के व्यक्ति को इसका शिकार बनाया गया है उसके मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। केवल उसी के मन में नहीं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है, थोड़ा भी सेंसिटिव है और उसे लगता है कि अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मेरे साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और फिर भीड़ कुछ भी कर सकती है किसी भी तरह की। अगर किसी ने आरोप लगा दिया, अफवाह फैला दिया, तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसे ही कहा जा रहा है कि भय का माहौल है। साथ ही सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़ता है इससे, एक समुदाय के प्रति, या हो सकता है कि जो मॉब लिंचिंग किया गया है वह सम्मान के लिए किया गया हो, या किसी जो सगोत्री विवाह है उसके लिए इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं तो उसके लिए किया गया हो। तो इस तरह की समस्याएं सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। अब समस्या यह भी है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं यह संविधान का अनुच्छेद जो 21 है उसका उल्लंघन है, साथ ही साथ अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। जब हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 14 की, तो यह समानता के अधिकार की बात करता है। तो जो व्यक्ति दोषी की करार दिया, जिस पर आरोप लगाया गया, दोषी नहीं, जिस किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता के अनुसार या भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। और भारतीय न्याय प्रक्रिया ये कहती है कि एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा न हो, भले ही सैकड़ों दोषी छूट जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो उसे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया, भीड़ ने उसके साथ न्याय कर दिया। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो इससे शासन प्रशासन पर जो विश्वास है वो कम होता है, न्यायपालिका पर विश्वास कम होता है, और सीधे यह विधि द्वारा स्थापित सरकार और साथ ही प्रशासन की बात करें, इसको चैलेंज देने जैसा है, क्योंकि फिर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, भीड़ ही न्याय करेगी, त्वरित न्याय होगा और इससे जो अराजकता है वो और ज़्यादा फैल सकती है, बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिल रही हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि नाबालिग के साथ रेप की बात है। इसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो प्रारूप या मसौदा प्रस्तुत किया गया है, उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट इससे संबंधित क्या कहती है? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बलात्कार के मामले ये देखे गए हैं इतने, साथ ही साथ प्रतिदिन जो औसतन मामले हैं वो 86 देखे गए हैं। 2020 में कहा गया है कि इतने मामले आए थे, 2019 में इतने मामले दर्ज किए गए थे, वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुआ है वो इतने मामले केवल बच्चों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो ये मामले आप समझ सकते हैं। साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत जो दर्ज मामले हैं ये बताया गया है कि इतने प्रतिशत, अर्थात इतने मामले, और कुल मामलों का देखा जाए तो 36.05% ये मामले बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उनसे संबंधित देखे गए हैं। यहाँ 2020 में ये कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो इतने मामले दर्ज किए गए हैं और उसमें से इतने मामले केवल पोक्सो के तहत दर्ज किए गए हैं, और ये कहा गया है 36.73% है। साथ ही 2019 में बताया गया है कि इतने मामले देखे गए थे और इसमें से इतने मामले अर्थात 31.94% बच्चों से संबंधित था। पोक्सो के तहत दर्ज मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यह भी इसमें बताया गया है। प्रति 1 लाख बच्चों पर घटनाओं की बात किया जाए तो 2021 में यह 12.1 इतने मामले ये लड़कियों के खिलाफ हैं और इतने मामले लड़कों के खिलाफ है। तो जो अपराध, अर्थात जो यौन शोषण का अपराध या इस तरह की घटनाएं हैं वो केवल लड़कियों के खिलाफ नहीं हैं, बच्चों को भी, अर्थात मेल चाइल्ड को भी इसका शिकार बनाया गया है। 2020 में और जो 19 हैं दोनों में ये कहा गया है कि इतने मामले देखने को मिले हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो मामले देखने को मिल रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हैं और लगातार वृद्धि हम देखने को मिल रहा है हमें।
तो पॉक्सो एक्ट के तहत 2012 में संसद द्वारा इसे लागू किया गया था। 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के जो बच्चे हैं, अगर यौन उत्पीड़न होता है, बाल पोर्नोग्राफी होती है, तो इसको इस उद्देश्य से लाया गया था कि उनको इससे अपराध में दोषी ठहराया जाएगा और इसके खिलाफ जो अपराध हुए हैं, अर्थात बच्चों के खिलाफ अपराध हुए हैं, उनके खिलाफ इस अपराध को साबित होने पर फिर दंड दिया जाएगा। तो 2020 में जो संशोधन किया गया, जो नए नियम लाए गए, उसमें मौत का प्रावधान बच्चों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो वो बदलाव किया गया था। नए बिल में क्या कहा गया है? तो नए बिल में ये कहा गया है, मॉब लिंचिंग में मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि नाबालिग से रेप होता है तो इसमें भी मौत का प्रावधान है, मौत की सजा दी जाएगी। हेट स्पीच अगर होती है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। अब सवाल ये है कि हेट स्पीच हम कहते किसको हैं? अगर किसी समुदाय के खिलाफ जानबूझ करके ऐसी भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही हैं या ऐसे कुछ वक्तव्य दिए जा रहे हैं जिससे हिंसा हो सकती है, तो इसे हम हेट स्पीच कहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो लगातार देश में बढ़ रही हैं, उसको भी रोकने से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया है ये क्लास, ये वीडियो, तो आप एक बार ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।